नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। तो न्यूज डिकोड की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक बड़े खबर से, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, बीजेपी के शीर्ष नेताओं के दौरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। पहले अमित शाह, फिर पीएम मोदी और अब जेपी नड्डा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और निशाने पर रहे कमलनाथ और भूपेश बघेल। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एमपी के खरगोन और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे। पहले खरगोन में जेपी नड्डा ने रोड शो किया और फिर जनसभा में कार्यकर्ताओं को कहा कि कमलनाथ सरकार ने कारगिल का चैप्टर सिलेबस से निकाल दिया था, अब आप लोग मिलकर नवंबर में कमलनाथ का चैप्टर गायब कर दें। गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, आदिवासी, इन सब का काम अगर किसी ने किया है तो वो केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है। और धरती पर उतारा है तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने उतारा है। 1,28,000 घर जो मध्य प्रदेश के गरीब लोगों को मिलने वाले थे, कमलनाथ ने वापस किया था। इधर बिलासपुर पहुंचे जेपी नड्डा भूपेश सरकार पर जमकर बरसे और आगामी चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया। नवंबर में तुम छूट जाओ, इसकी चिंता करो, इसकी तैयारी करो, इसको बोलो। ऐसे भ्रष्टाचारियों को घर बैठाओगे ना, ये सब जरूरी है तो भूपेश को घर बैठाना जरूरी है कि नहीं है? तुम उसका काम करो, बाकी काम हम देखेंगे, हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी छत्तीसगढ़ पर बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का खासा फोकस है, क्योंकि इन चुनाव में जीतकर न सिर्फ बीजेपी 24 का मूड सेट करना चाहती है, बल्कि इन दोनों राज्यों की 40 लोकसभा सीट भी बीजेपी के लिए खासी अहम है। तो बीजेपी के बड़े नेता लगातार एमपी सीजी में दौरा क्यों कर रहे हैं, चलिए इसे डिकोड करते हैं। 2024 के लिहाज से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए बेहद खास है। एमपी की 29 लोकसभा सीट और छत्तीसगढ़ की 11 सीट, यानी दोनों राज्यों को मिलाकर कुल 40 सीट, और इन 40 में से फिलहाल 37 सीट बीजेपी के पास है। और बीजेपी इस बढ़त को हमेशा बरकरार ही रखना चाहती है, इसलिए लगातार बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एमपी सीजी के दौरे पर आ रहे हैं। फिर वो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर राजनाथ सिंह हो, या फिर खुद जेपी नड्डा। जेपी नड्डा बार बार डबल इंजन की सरकार का स्लोगन लोगों के सामने रख रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी नेताओं के बयान ये इशारा भी कर रहे हैं कि अब एमपी छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल जब आए तो उन्होंने यूसीसी की वकालत की और 24 के चुनाव का शंखनाद भी कर दिया। तो इधर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर कारगिल को सिलेबस से हटाने का आरोप लगाकर राष्ट्रवाद का नया कार्ड खेल दिया। इसके अलावा 2023 में 5 राज्यों के चुनाव से 2024 का मूड भी सेट होना है। जाहिर है बीजेपी 2018 वाले नतीजों को नहीं दोहराना चाहेगी। आपको याद होगा कि 2024 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर अपनी सरकार बनाई थी, जिससे 2019 से चुनाव से जो पहले कांग्रेस का कमबैक माना गया था। लेकिन अब बीजेपी इस तरह की गलती नहीं करना चाहेगी। चलिए अब बात करते हैं एमपी छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अपनी पूरी जोर लगा रही है, पूरा फोकस कर रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर पहुंचे, गहलोत सरकार को जमकर कोसा, क्योंकि इसके जरिए न सिर्फ बीजेपी 23 पर फोकस कर रही है, बल्कि 24 के चुनाव की तैयारी में भी जुट गई है। राजस्थान के उदयपुर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिना मतलब इस उम्र में इधर उधर घूम रहे हैं, कोई उन्हें इस सभा का वीडियो भेज दे तब उन्हें असलियत पता चल जाएगी। और गहलोत जी का इंटरेस्ट है वैभव को मुख्यमंत्री बनाना। गहलोत जी की सरकार भी पिछले 3-4 साल से लगातार देश भर में भ्रष्टाचार के सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार करने में नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है। सो गहलोत सरकार को मूल के समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए एक बार। बीते 3 दिन में बीजेपी के किसी बड़े नेता का यह तीसरा दौरा है। तो इधर कांग्रेस आलाकमान छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला राजस्थान में अप्लाई कर गहलोत पायलट की लड़ाई को सुलझाना चाहती है और सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देकर आने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुट दिखना चाहती है।
कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही राहुल गांधी मणिपुर से वापस लौटते हैं उसके बाद इस दिशा में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो चलिए बीजेपी के बड़े नेताओं के राजस्थान दौरे के सियासत को और कांग्रेस की रणनीति को डिकोड करते हैं। राजस्थान देश के उन राज्यों में शामिल है जहां पर राजनीतिक इतिहास तो यह बताता है कि हर 5 साल में सरकार वहां बदल जाती है और इस बार बीजेपी को भी यही उम्मीद है आने वाले चुनाव के नतीजे उसके पक्ष में आएंगे। उसकी लगातार वो कोशिश भी कर रही है। बीजेपी को यह भी लग रहा है कि साल 2018 से जो गहलोत और पायलट के बीच अदावत चल रहा है इसकी लाभ भी उसको मिल सकती है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बीजेपी पिछले 4.5 साल में गहलोत सरकार के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के दम पर सत्ता विरोधी माहौल पैदा नहीं कर पाई है। इसीलिए अब बीजेपी राजस्थान में बिना चेहरे के चुनाव लड़ने का मन बना रही है। इधर कांग्रेस की बात करते हैं। आलाकमान चुनाव से पहले सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देकर उनकी नाराजगी दूर करने पर विचार कर रही है। दरअसल राजस्थान में गुर्जर समाज का वोट 40 सीटों पर निर्णायक साबित होते हैं और गुर्जर समाज पर पायलट परिवार का अच्छा खासा दखल है और कांग्रेस किसी भी हालत में यहां पर कमजोर नहीं पड़ना चाहती। सचिन पायलट को क्या मिल सकता है इस पर भी समझ सकते हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि पहला तो ये कि उन्हें चुनाव समिति का अध्यक्ष बना दिया जाए, दूसरा ये कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद वापस दिया जाए और तीसरा फॉर्मूला ये हो सकता है क्या फिर उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ तब संभव होगा जब सीएम गहलोत और गहलोत गुट के विधायक इसके लिए राजी हो जाएं। तो सचिन पायलट का क्या सियासत में पुनर्वास हो पाएगा इस पर आगे पता चलेगा। लेकिन हम बात करते हैं मणिपुर दौरे पर जो राहुल गांधी गए हुए हैं। उसके दूसरे दिन उन्होंने रिलीफ कैंप गए और हिंसा प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान कुछ लोग भावुक भी हो गए उनसे मिलने के दौरान और राहुल गांधी ने कहा कि शिविर में जो कमियां हैं उसे ठीक किया जाए। मणिपुर इन दिनों हिंसा की आग में जल रहा है और राहुल गांधी 2 दिन के मणिपुर दौरे पर हैं। आज राहुल गांधी ने मोइरांग रिलीफ कैंप में हिंसा प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान एक युवती राहुल से मिलने के दौरान भावुक हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि मणिपुर को शांति की जरूरत है, वो चाहते हैं कि यहाँ शांति बहाल हो। राहुल गांधी ने कहा कि राहत शिविरों में कमियां हैं, सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए। मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। रिलीफ कैंप्स में मैं गया, हर कम्युनिटी से रिलीफ कैंप्स में थोड़ी कमियां हैं, दवाई की कमी है, खाने की थोड़ी कमी है, तो सरकार को इन चीज़ों के बारे में एक्शन लेना चाहिए। गुरुवार को राहुल ने चूरा चांदपुर में रिलीफ कैंप में पीड़ितों से मुलाकात की थी। इधर राहुल के दौरे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर राहुल गांधी मणिपुर की समस्या के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं ला सकते तो उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। तो राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को डिकोड करते हैं, क्योंकि मणिपुर हिंसा बीजेपी की डबल इंजन की सरकार वाले स्लोगन पर गहरा आघात है। दरअसल बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी कि जिन नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जब से बीजेपी की सरकार आई है वहां किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई है, लेकिन मणिपुर हिंसा इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि मोदी सरकार के सबसे पावरफुल और नंबर 2 गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर मामले को देख रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री अमेरिका से वापस आए उन्होंने पूरा अपडेट भी दिया। 4 दिन भी अमित शाह मणिपुर में बिता चुके हैं, बावजूद इसके मणिपुर के हालात सुधर नहीं रहे हैं और ये सीधे सीधे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बड़ी नाकामी बताई जा रही है। अब इसका सियासी जो फायदा है ये कांग्रेस उठाना चाहती है। दूसरी बात यह है कि पूर्वोत्तर में कमजोर हो चुकी कांग्रेस के पास कमबैक का मौका है। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में से 6 में कांग्रेस की फिलहाल की स्थिति यह है कि वो बहुत कमजोर है और जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी बीजेपी के साथ हैं, तो ये कांग्रेस के पास एक बार कमबैक का प्लान है। तीसरी बात यह है कि लगातार राहुल गांधी कांग्रेस ये मांग कर रहे हैं कि मणिपुर में जो बीजेपी की सरकार है उसे बर्खास्त कर दिया जाए। 1991 में नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तब कांग्रेस ने अपनी सरकार को बर्खास्त कर दिया था और ये दावा भी कर रही है, कह भी रही है कि हमने नीति सम्मत होकर ये फैसला 1992 में लिया था, क्या इस बार बीजेपी की सरकार ये फैसला नहीं ले सकती। तो मणिपुर मसले पर क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन राहुल गांधी 2 दिन से मणिपुर के इम्फाल पर हैं और लगातार मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेर रहे हैं।
चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हर बार अपने फैसले से सबको चौंका देते हैं। आज सुबह दिल्ली मेट्रो पहुंचकर उन्होंने सबको फिर से चौंका दिया। वे मेट्रो में आम लोगों के साथ बैठकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन गए, जहां उन्होंने टिकट काउंटर से टोकन लिया, जिसके बाद वे प्लेटफॉर्म पहुंचे, मेट्रो में यात्रियों के साथ बातचीत भी की और इधर कार्यक्रम पहुंचकर युवाओं से स्टार्टअप पर संवाद किया। क्या कारण है आज भारत का इतना गौरव बढ़ा है? उत्तर वही है क्योंकि भारत की क्षमता बढ़ी है, भारत के युवाओं पर विश्व का भरोसा बढ़ा है। पीएम ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की क्षमता और भारत के युवाओं पर भरोसा करता है और यही भारत की पहचान है। तो प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन पहुंचे, मेट्रो से सफर किया, लेकिन ये सफर कितना सियासी है, चलिए इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की मेट्रो में सफर की तस्वीर सामने आई, इसके अलग अलग सियासी मायने निकाले जाने लगे। दरअसल ये कोशिश एक कॉमन मैन की छवि को और मजबूत करने की है। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी खुद को चाय वाला कहकर आम लोगों से खुद को कनेक्ट कर चुके हैं और उन्हें उसका सियासी लाभ भी मिला है। आम लोगों के साथ उनका संवाद हर बार असरदार तो होता ही है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का आम लोगों के साथ मेट्रो में सफर करना एक संदेश भी देता है कि वो कॉमन मैन है, जिससे आम लोग खुद को प्रधानमंत्री के करीब पाते हैं। इसके अलावा पीएम को दिल्ली विश्वविद्यालय में युवाओं को संबोधित करना था। जाहिर है युवाओं तक पहुंचने के लिए पीएम ने मेट्रो को चुना ताकि युवाओं से भी कनेक्ट बन पाए, और इसका जिक्र भी उन्होंने अपने संबोधन में किया। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का संदेश भी इसके जरिए दिया गया। तो चलिए अब बात करते हैं रूस के मॉस्को में प्रधानमंत्री की तारीफ क्यों हुई। दरअसल मॉस्को में फिर से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी की जमकर तारीफ की। क्या कहा इस रिपोर्ट में बताते हैं, फिर इसे डिकोड भी करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। पुतिन ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो कंपनियों को अपने देश में आकर काम करने के लिए बढ़ावा दे रहा है। पुतिन ने कहा कि हमारे खास दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सालों पहले मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर साफ दिख रहा है। पुतिन ने रूस में घरेलू प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को बढ़ावा देने के लिए भारत का उदाहरण दिया। पुतिन ने कहा कि ऐसे समय में जब पश्चिमी देश लगातार रूस के साथ व्यापार पर पाबंदी लगा रहे हैं, हमें भारत की तरह अपने देश की कंपनियों को बढ़ावा देते हुए उन्हें एक बेहतर मार्केट उपलब्ध करवाना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। अक्टूबर 2022 में भी पुतिन ने मोदी को सच्चा देशभक्त बताया था। तो मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की गई, लेकिन पुतिन के हालिया बयान के मायने कुछ खास हैं। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे से लौटे हैं और वहां भारत की वैश्विक शक्ति वाली छवि को पूरी दुनिया देख चुकी है। चलिए पुतिन के प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ के पीछे की वजह को डिकोड करते हैं। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर बहुत पहले ही ये कह चुके हैं कि भारत और रूस के रिश्ते को केवल रक्षा निर्भरता यानी डिफेंस डिपेंडेंसी के तौर पर देखना ठीक नहीं है, बल्कि अन्य दिशा में भी भारत और रूस एक दूसरे के साथ हमेशा हर वक्त खड़े होते हैं। यूक्रेन युद्ध की बात कर लेते हैं। इस दौरान जब सभी पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाया तो भारत ने रूस से तेल की खरीदारी बढ़ा दी और रूस को आर्थिक तौर पर बहुत मदद की। यही हाल रूसी कंपनियों का भी है। वहां भी पश्चिमी देशों ने अपने देशों में रूस की कंपनियों को बैन लगा दिया है और अब रूस चाहता है कि भारत के बाजार में उन्हें मौका मिले। तो कभी कभी अमेरिका की तरफ भारत की विदेश नीति के झुकाव ने रूस को कंफ्यूज जरूर किया था, लेकिन भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होकर दोनों वर्ल्ड पावर को अपने साथ रखने में अब तक तो कामयाब दिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं देश के एक ऐसे मुद्दे की जिस पर अब रोज सियासत हो रही है, यूसीसी। इस पर देश में संग्राम तो छिड़ा ही हुआ है। 3 जुलाई को लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बैठक करने वाली है, लेकिन 2 विपक्षी दलों ने सशर्त समर्थन देकर मामले में नया ट्विस्ट ले आए हैं।
यूसीसी पर देश में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर मामलों में पार्लियामेंट्री कमेटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर 3 जुलाई को एक बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार कर रहे लॉ कमीशन को भी बुलाया गया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। मीटिंग में 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर्स भी शामिल होंगे। सभी से यूसीसी पर उनकी राय मांगी जाएगी और इन पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 27 जून को भोपाल में बीजेपी के 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू करने की वकालत की थी। तो प्रधानमंत्री मोदी जब भोपाल आए और यूसीसी की जब उन्होंने वकालत की, तब एक बार फिर से एक नया सिरा छिड़ गया कि देश में यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब 3 जुलाई को बैठक होगी, क्या होगा इस पर हमारी नजर है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं फ्रांस की, क्योंकि फ्रांस में पिछले 3 दिनों से हिंसा हो रही है। पिछले 3 दिनों से फ्रांस के सैकड़ों युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब स्थिति यह है कि यह विरोध हिंसक होता जा रहा है। हिंसा की ये तस्वीरें फ्रांस की है, जहां सैकड़ों लोग 17 साल के लड़के की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी गाड़ियों, दुकानों, स्कूल, पब्लिक लाइब्रेरी में आग लगा रहे हैं। 40,000 पुलिसकर्मियों को सड़कों पर तैनात कर दिया गया है और अब तक 875 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इनमें ज्यादातर प्रदर्शनकारी टीनेजर्स हैं, जिनकी उम्र 14 से 18 साल के बीच की है। दरअसल फ्रांस की राजधानी पेरिस में 27 जून को 17 साल के एक लड़के को ट्रैफिक सिग्नल पर न रुकने के बाद पुलिस ने गोली मार दी थी और उसकी मौत के बाद से ही फ्रांस में हिंसा जारी है, जिसके बाद अब तक 3 दिनों में प्रदर्शनकारियों ने 492 इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। 2000 गाड़ियां जला दी गई हैं और करीब 4000 जगहों पर आगजनी हुई है। तो एक 17 साल का युवक जो सिग्नल पर नहीं रुका, और जब वो सिग्नल पर नहीं रुका तो उसका पीछा किया गया और ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने इसे गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और अब फ्रांस में हिंसा भड़क चुकी है। तो ये था न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन। देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।